अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी सीरियल की लैब 5 करेंगे, जो कि हम एडवांस डेटाबेस में एडवांस एसक्यूएल क्यूरीज़ को कर रहे हैं। ये वाली लैब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लैब में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। देखें, जिस तरह से हम बाकी लैंग्वेजेस में लाइक आप कह लो कि C++ में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सेम इसी तरह से हम एसक्यूएल में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है, या फिर किस तरह से वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले किया जा सकता है। और अगर आप लूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कंडीशन स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करेंगे, और कंडीशन स्टेटमेंट विदाउट लूप भी यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा इस लैब में हमने देखना है स्टोर्ड प्रोसीजर्स को। ये सारी टर्म्स ऐसा ऐसा मैं डिफ़ाइन करूँगी विद द एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि पहले एक कीवर्ड है डिक्लेयर का, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने वेरिएबल का नेम लिखना है, लेकिन वेरिएबल का नेम लिखने से पहले @ आपने लाजमी लिखना है। @ अगर आपने ना यूज़ किया तो फिर आपका सिंटैक्स एरर आएगा और वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। इसके अलावा जहाँ भी कहीं पे आपने वेरिएबल यूज़ करना है तो वेरिएबल के नेम से पहले आपने @ लाजमी लिखना है। इसके बाद आपने लिखनी है डेटा टाइप, जो कि जिस डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। हम वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक मैं एक करैक्टर टाइप वेरिएबल बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले हमने लिखा डिक्लेयर का कीवर्ड, इसके बाद हमने करना है जी @ और उसके बाद क्योंकि मैं करैक्टर टाइप बना रही हूँ तो इसका नाम मैंने रख दिया है करैक्टर, और इसकी डेटा टाइप हम रखेंगे varchar, वारचार भी बोलते हैं इसको। और इसी तरह से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप। इन दोनों का सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने डेटा टाइप जो है वो चेंज देनी होगी। तो ये डेटा टाइप ही बताएगी कि हमारा ये जो वेरिएबल है ये कौन सी टाइप का है। ठीक है, अब ये इंट जो है हमारा इंटीजर टाइप का है और करैक्टर टाइप का है हमारा 4 वेरिएबल। नेक्स्ट स्टेप अब करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने देखना है कि वेरिएबल को वैल्यू किस तरह से असाइन करनी है। वेरिएबल असाइनमेंट मीन कि वेरिएबल को वैल्यू किस तरह से हमने असाइन करनी है। तो उसके दो सिंटैक्स है। फर्स्ट तो ये है कि आप पहले सेट का कीवर्ड लिखें, फिर वेरिएबल नेम बाय यूजिंग @ उसके बाद आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना है, या आप इसको कह लें कि आपने इक्वल टू का साइन लिखना है और उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है। अब ये जो दो वेरिएबल हमने बनाए हैं इनको हम वैल्यू असाइन करेंगे दो तरीक़ों से। पहले वाला तरीका पहले यूज़ करते हैं कि सेट के कीवर्ड के साथ हम किस तरह से वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो देखें, आपने जैसे ही @ का साइन आपने प्रेस किया, नीचे आपको वो दोनों वेरिएबल के नेम भी शो हो रहे हैं। तो हम करैक्टर टाइप ले लेते हैं और इसको जी हम वैल्यू असाइन करते हैं। अच्छा, वैल्यू असाइन करने के लिए आपने सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करना है, और इसको मैं नेम दे देती हूँ IT टैलेंट का। तो ये हमारा IT टैलेंट की वैल्यू हमने इसको असाइन कर दी। अगेन स्टूडेंट, आपको इतना तो पता ही होगा कि करैक्टर टाइप जो हमारा वेरिएबल होता है उसको अगर आप विदाउट यूजिंग सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करेंगे तो हमेशा आपका सिंटैक्स एरर आएगा और वैल्यू भी असाइन नहीं होगी। नेक्स्ट हम एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, लाइक जिस टाइम भी आप ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू कैन असाइन द वैल्यू। लाइक यहाँ पे ये जी एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करने लगी हूँ, क्योंकि ये वेरिएबल पहले से डिक्लेयर हो चुका है इसलिए इसके ऊपर सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो हम इसको int2 कर देते हैं। डेटा टाइप के बाद आपने क्या करना है कि इसको जो आप वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो वो वैल्यू असाइन कर दो। मोस्टली लैंग्वेजेस में होता ये है कि जहाँ पे आप जैसे ही आप वेरिएबल
डिक्लेयर करते हो उसके साथ ही इक्वल टू का साइन डाल के तो आप क्या कर देते हो, वैल्यू असाइन कर देते हो। लेकिन एसक्यूएल में इस तरह से एरर आता है, तो आपने क्या करना है, पहले इसकी डेटा टाइप बतानी है, उसके बाद आपने इसको जो इसको वैल्यू आप देना चाह रहे हो वो आपने असाइन कर देनी है। तो देखें स्टूडेंट, ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आपकी जो वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप है जी कि किस तरह से हम वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वेरिएबल को आपको मैंने बताया था कि जब भी हम कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक टेम्परेरी मेमोरी जिसको कर्सर मेमोरी कहा जाता है, उसके अंदर रिज़ल्ट सेट या फिर मैसेजेस हमारे पास डिस्प्ले हो जाते होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप अपने वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, इसका आउटपुट लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे प्रिंट की कमांड, प्रिंट। और फिर हमने @ साइन आपने नहीं भूलना, अगर आपने @ साइन ना यूज़ किया तो फिर आपका वेरिएबल जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, हमने प्रिंट करवाना है जी दूसरे वेरिएबल को जो कि है हमारा इंटीजर टाइप। तो स्टूडेंट पहले हम क्या करते हैं कि इनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि इनको वैल्यूज़ असाइन हो जाएं। तो ये मैसेज जो है ये शो हो चुका है कि वेरिएबल बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको प्रिंट करवाना है। हाँ जी स्टूडेंट, मैंने दोनों वेरिएबल जो है वो मैंने प्रिंट करवा दी हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि आपने पहले अगर डिक्लेयर कर दिया, फिर आपने उसको सिलेक्ट करके आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, फिर आपने दोबारा से सिलेक्ट किया है जी जहाँ पे आपने इसको वैल्यू असाइन की है, फिर इसको आपने एग्जीक्यूट कर लिया, फिर आपने प्रिंट करवाया, तो इसमें एरर आएगा जैसे कि पहले मेरा एरर आया है। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि आपने करना ये है कि पहले आपने एक ही जगह पे सारा वो डिक्लेयर भी कर लेना है, उसको असाइन भी कर लेनी है वैल्यू, और फिर आपने प्रिंट भी करवाना है। तो सारा का सारा जो लाइन ऑफ कोड है आपने एक साथ ही सिलेक्ट करना है और इसको प्रिंट करवाना है। लाइक मैं आपके सामने एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ जो कि होगा फ्लोट टाइप का। ये जी हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल बन जाएगा और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देती हूँ 3.5। अब हम इसको करवाते हैं प्रिंट। हाँ जी, अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपने डिक्लेयर भी किया, वैल्यू भी असाइन की और फिर प्रिंट भी किया। तो ये सारा कोड जो है ना आपको एक ही दफ़ा में सेलेक्ट करके तो आपने एग्जीक्यूट करना है, वरना फिर एरर आता होता है। और इसके अलावा आप देखें कि एक और चीज़ कि ये हमारे पास दो वेरिएबल हैं। ठीक है, दो वेरिएबल है, एक करैक्टर टाइप है और एक क्या है, इंटीजर टाइप है। करैक्टर टाइप को जो मैंने वैल्यू दी है इट इज़ IT टैलेंट, और जो इंटीजर टाइप वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन की है इट इज़ 5। तो देखिए हमने प्रिंट की कमांड दोनों के साथ लगाई है तो लाइन बाय लाइन ये आई है। ठीक है, एक ही लाइन पे नहीं आया, फर्स्ट लाइन पे आ गया आपका जो करैक्टर टाइप है और सेकंड लाइन पे आ गया है जो आपका इंटीजर टाइप है। और करैक्टर टाइप में से आप देखें तो सिर्फ I प्रिंट हुआ है, बाकी वाला जो नेम है वो प्रिंट नहीं। और उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो करैक्टर टाइप वेरिएबल था वो सिर्फ एक ही करैक्टर को ले पाया है। ठीक है, इस वजह से इसने प्रिंट भी जस्ट एक ही लेटर को। तो जब भी आप वेयर केयर को कोई भी लिमिट नहीं देते हैं तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही करैक्टर को लेता है, जो कि IT टैलेंट में से सिर्फ इसके फर्स्ट लेटर को ही वेयर केयर ने क्या किया है कि करैक्टर टाइप में सेव करवाए हैं। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग ये वाली चाहिए तो फिर आप क्या करें कि यहाँ पे आप इसको लिमिट दे दें। लाइक हम इसको लिमिट दे देते हैं 20 की। ठीक है, 20 करैक्टर ये क्या है कि करैक्टर टाइप इस वेरिएबल में स्टोर करवा पाएगा। अब हम करते हैं इसको प्रिंट और इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। यहाँ पे हमने करैक्टर टाइप को डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसको वैल्यू असाइन की है और नीचे जाके हमने इसको प्रिंट करवाया है। तो देखें अभी आपके सामने IT टैलेंट का पूरा नाम शो कर रहा है। तो ये स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर कि आप देखें कि जब आप यहाँ पे लिमिट 5 देते हैं और 5 से ज़्यादा अगर यहाँ पे देते हैं लेटर्स तो फिर देखें कि आपको ये जस्ट 5 लेटर ही शो करवाएगा। ठीक है, हाँ जी,
दूसरी चीज़ आपने देखनी है जी, इसमें किस तरह से हम लूप यूज़ कर सकते हैं या किस तरह से हमने कंडीशन स्टेटमेंट इसमें यूज़ की हैं। तो देखें, लूप का जो है वो सिंटैक्स यहाँ पे चेंज होगा, लॉजिक सेम होगी, ठीक है। हर एक लैंग्वेज में लॉजिक सेम होती है, बस सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखें, हम करवाना क्या चाह रहे हैं कि 19 और 1 के दरमियान में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, या आप कह लो हाँ ऑड नंबर्स हैं, ये हम क्या करवाना चाह रहे हैं, इनको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो इनको प्रिंट करवाने के लिए देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल काउंट के नाम का हमने क्या कर लिया है कि डिक्लेयर कर लिया या बना लिया, और इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी है 1। और फिर हमने एक मैसेज प्रिंट करवा लिया है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19 आर लिस्टेड बिलो। हम शो करवाना चाह रहे हैं तमाम ऑड नंबर्स को 1 से लेके 19 तक। यहाँ पे हमने यूज़ किया है जी वाइल लूप। वाइल लूप में आपको पता है कि वाइल के साथ ही ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाते होते हैं। तो ये है जी कंडीशन, कि हम कंडीशन का किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये काउंट के ऊपर हमने लगाई है। आपको याद होगा, काउंट एक वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, और यहाँ पे हमने इसको क्या किया कि वैल्यू असाइन किया। अब हम ये बता रहे हैं वाइल के लूप को कि जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 रहे, तो ये लूप क्या है कि चलता रहे। बिगन, बिगन का मतलब बॉडी डेलीमीटर्स होते हैं। आप देख लें कि जिस तरह से हम बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं, तो ये इसका डेलीमीटर है, ठीक है। बिगन से स्टार्ट होगी और इसका एंड ये है, ठीक है। और यहाँ पे ये एंड होगी, स्टार्ट एंड। अब इस बॉडी के अंदर है क्या, इफ़ की कंडीशन हम लगा रहे हैं, इफ़ काउंट मॉड्यूलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आंसर जो है ना इसका 0 नहीं आना चाहिए। और हमें पता है कि जब हम 2 का मॉड लेते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो वो इवन नंबर नहीं होता है, वो ऑड नंबर होता है। अब ये जो बिगन है, ये इस इफ़ का है कि इफ़ की कंडीशन का बिगन और एंड। वैसे अगर ये आप ना भी लगाएं तो आपकी ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। ये हम बिगन और एंड इसलिए करते हैं ताकि इसकी बॉडी को हम डिफाइन कर सकें, ठीक है। इफ़ की बॉडी है ये, और इसके अंदर जस्ट एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट काउंट। अब ये काउंट क्या है, ये काउंट हमारा यही वाला वेरिएबल है जो हमने स्टार्ट में डिक्लेयर किया था, और इसको वैल्यू हमने असाइन की है 1। तो सबसे पहले जब ये चलेगा लूप, तो बाय डिफ़ॉल्ट काउंट की वैल्यू होगी जी 1, जो कि हमने इसको साइन किया है, 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद काउंट में काउंट प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और दोबारा लूप की तरफ आएगा, लूप इसको चेक करेगा, और ये लेस देन होगा 20 के, तो दोबारा से लूप चलेगा और 2 हो जाएगा। और जब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, मॉड्यूलस आएगा 0, तो फिर वो वाली वैल्यू नहीं शो होगी। फिर जब 3 होगी तो फिर मॉड्यूलस इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो फिर वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। चलें जी, ये मैंने आपको ये कोड डिफ़ाइन कर दिया है। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये वाला ये मैसेज है जो हमने इस वाली स्टेटमेंट में शो करवाया था, ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 19 आर लिस्टेड बिलो। और उसके बाद ही हमारा जो लूप है बिल्कुल सही काम कर रहा है कि ये ऑड नंबर 1 to 19 इसने शो करवा दिए हैं। लेकिन हर दफ़ा प्रिंट की कमांड को ये नेक्स्ट लाइन पे ले गया है। पहला लूप चला है तो 1, दूसरा लूप चला है तो उसमें वैल्यू 3 शो हुई है, फिर 5, फिर 7। हर दफ़ा एक न्यू लाइन में क्या होता है कि वैल्यू को ये प्रिंट करवा देता है। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। हाउ टू डिक्लेयर और असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, एंड हाउ टू यूज़ इट, एंड वाई वी कैन यूज़ द लूप, वाई वी कैन यूज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम जो इसका मेन हमारा लैब 5 का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये है जी स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं, दे आर जस्ट लाइक फंक्शन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जिस तरह से कि हम C++ में फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब हम फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं कि हमारा एक कोड जो बार बार हमें लिखना पड़ता है। लिखना क्यों पड़ता है कि वो हम बार बार उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, और जस्ट उसके नेम के साथ हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उस फंक्शन के अंदर की गई सारी की सारी कोडिंग इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि हम टाइम भी बचा सकते हैं, ठीक है, कि एक कोड, एक नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो है हम वो उसको लिख लें फंक्शन में, और बार बार उसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे, तो हर दफ़ा हमें वो 10 लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी। जस्ट एक नाम का, जिस नाम का वो फंक्शन बना हुआ है, उस नाम को हम कॉल करते जाएंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है
कि इससे जो एरर होते हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कि जब हम बार बार कोड लिखते हैं तो कोड के अंदर लाजमी बात है कि एरर्स आते हैं। एक बार जब हम एरर फ्री कोड लिखे और उसका फंक्शन बना देते हैं तो फिर एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन की तरह नहीं होते हैं स्टोर प्रोसीजर, उसका काम देते हैं। फंक्शंस में और स्टोर प्रोसीजर में फ़र्क होता है, और वो डिफरेंस ये है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें रिटर्न टाइप होती है और स्टोर प्रोसीजर में रिटर्न टाइप नहीं होती है। नेक्स्ट आप देखें कि जो स्टोर प्रोसीजर होते हैं ये जब हम बनाते हैं तो ये हमारी डेटाबेस में सेफ रहते हैं, ठीक है। कौन सी डेटाबेस में? अब अगर मैंने कोई स्टोर प्रोसीजर बनाया तो वो कौन सी डेटाबेस में सेव होगा? इस डेटाबेस में, ठीक है, जो सिलेक्टेड है यहाँ पे। ये जैसे DDBS 2018, इसमें जिस तरह से ये डेटाबेस अभी हमारी ऑन है ना, एक्टिव है ये वाली डेटाबेस, तो इसके अंदर हमारा स्टोर प्रोसीजर सेव हो जाएगा। और वो कब तक सेफ रहेगा? जब तक हम उसको ड्रॉप नहीं कर देते। चलें जी कोड की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कोड के बगैर सारी कहानियाँ आपको समझ में आनी नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने जिस तरह हम टेबल क्रिएट करते हैं, जिस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जिस तरह से हम व्यूज़ क्रिएट करते हैं, इसी तरह से हम क्रिएट का कीवर्ड यूज़ करते हुए प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट का कीवर्ड आएगा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर का कीवर्ड आएगा। अगर आप चाहें तो प्रोसीजर का सारे के सारे स्पेलिंग लिखें, अगर आप चाहें तो शॉर्ट इसकी टर्म लिख सकते हैं। इसके बाद जी आपने लिखना है जो भी आप प्रोसीजर का नाम बनाना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो, ये आपने प्रोसीजर का नाम लिख दिया। इसके बाद आपने एज़ लिखना है लाजमी। एज़ का मतलब ये है कि ये जो हम प्रोसीजर बना रहे हैं तो वो काम क्या करेगा, ठीक है। अब ये काम ये करेगा कि इसमें हमने जस्ट एक लाइन ऑफ कोड क्या है कि प्रिंट करवा दी है, वेलकम टू IT टैलेंट अकेडमी, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होगा कि हमारा ये स्टोर प्रोसीजर बन जाएगा। यहाँ तक का जो सारा कोड है ये जस्ट एक स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद ये एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते होते हैं, एग्जीक्यूट का कीवर्ड लिखते हैं। आप चाहें तो इसका फुल वर्ड लिखें, चाहें तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है कि स्टोर प्रोसीजर का नाम लिख देना है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक जो कि स्टूडेंट अक्सर कर जाते हैं कि जब भी आपने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया और साथ में आपने उसकी एग्जीक्यूटिंग वाली लाइन भी लिख दी है, ठीक है, आप क्या करते हो कि इसको एक साथ ही सिलेक्ट करके ना इसको एग्जीक्यूट कर देते हो। जब आप इस तरह से करते हो और दोबारा जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो देखें ये एक अनलिमिटेड लूप की तरह ये चलता जाएगा आउटपुट में, ठीक है। मैसेज वही प्रिंट हो रहा है जो हमने स्टोर प्रोसीजर में प्रिंट करवाया है, लेकिन देखिए ये बार बार प्रिंट होता जा रहा है, बार बार प्रिंट होता जा रहा है। तो आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। मैं इसको पहले ड्रॉप करने लगी हूँ, ठीक है। ये स्टोर प्रोसीजर मेरा बन चुका हुआ है, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसको मैंने ड्रॉप क्यों किया है कि आप देखो, आप अगर ये नहीं चाहते हो कि ये वाला मैसेज बार बार एग्जीक्यूट करने से बार बार आए, आप तो वन टाइम शो करवाना चाह रहे थे, तो पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपने प्रोसीजर बनाया है इसके सारे लाइन ऑफ कोड को सिलेक्ट करना है और इसको आपने एग्जीक्यूट कर लेना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको कॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, कॉल करना है, सिलेक्ट करना है इसको और एग्जीक्यूट कर देना है। तो आप देखें आपके पास ये ओनली वन टाइम इसका रिज़ल्ट शो हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ड्रॉप इसलिए किया था, आप देखें ये स्टोर प्रोसीजर बना हुआ है डेटाबेस में। अब अगर मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगी तो एरर शो होगा, क्योंकि ये तो पहले का बना हुआ है ना, दोबारा तो नहीं बनेगा ना, एक ही नाम का नहीं बन सकता, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पहले ड्रॉप कर दिया था। अच्छा, इसके अंदर आप कोई मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो, इसके अंदर आप कोई क्यूरी भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक क्यूरी एग्जीक्यूट करवाने लगी हूँ, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब पहले मैं इसको ड्रॉप करूँगी क्योंकि पहले जो बना हुआ है, क्योंकि अगर आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये आपको पुराने वाला ही मैसेज शो करवाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये वाली क्यूरी लगाई है, मैंने अभी लगाई है, इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ ताकि इसको मैं अपडेट कर लूँ। अब हमने इसको एग्जीक्यूट कर लेना है और ये जी हमारा स्टोर प्रोसीजर बन गया। अब हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। ये जो क्यूरी हमने इसमें कॉल की थी ना, एग्जीक्यूट करने पे जस्ट वो क्यूरी क्या हुई है कि हमारे सामने प्रिंट हो गई है। एक्सरसाइज करते हैं इसकी। एक्सरसाइज में देखें,
अगेन मैं आपको स्टूडेंट यही कहूँगी जो कि मैं हर लेक्चर में आपको कहती हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझोगे आप उसका आंसर कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन को एनालाइज करें, उसके बाद आप उसका आंसर लिखिए, उसकी लॉजिक तभी बनेगी। अगर आपने क्वेश्चन को जस्ट इग्नोर किया, उसको अच्छे तरीके से ना पढ़ा, तो आप कभी भी उसका आंसर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन है जी हमारे पास, राइट एसक्यूएल कोड विच डिक्लेयर्स 2 वेरिएबल्स फ्रॉम नेम फॉर नेम एंड एड्रेस। क्या करना है, हमने 2 वेरिएबल बनाने हैं। एक वेरिएबल बनाना है नेम के लिए और दूसरा बनाना है एड्रेस के लिए। स्टोर योर नेम एंड एड्रेस, आपने क्या करना है, अपना नेम और अपना एड्रेस इसमें क्या करना है, शो करवा देना है, स्टोर करवा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने डिस्प्ले करना है अपने नेम को और एड्रेस को इन अ सिंगल लाइन यूजिंग प्रिंट। अच्छा, अब ये सिंगल लाइन वाले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सिंगल लाइन में हम कैसे लाएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो इस तरह से होता है कि जब भी आप प्रिंट की कमांड लगाते हो तो आपका जो हर एक वेरिएबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नेक्स्ट लाइन में चली जाती है। सिंपली अगर आपने नेम लिया और एड्रेस लिया है और इन दोनों को प्रिंट करवाया तो पहली रो में आपका नेम आ जाएगा और नेक्स्ट रो में आपका एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, एक है नेम का और ये है करेक्टर टाइप और इसकी लिमिट हमने दे दी है 30, दूसरा एड्रेस का और इसकी लिमिट हमने दे दी है 30। हाँ जी, नेम के अंदर मैंने मलिका अब्बासी स्टोर करवा दी है और एड्रेस के अंदर मैंने सैदपुर रोड रावलपिंडी एक एड्रेस है, इसको मैंने सेट कर दिया है। अब प्रिंट में आप देखें कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो नेम है और जो एड्रेस है एक ही लाइन में आए तो आप कनकैटिनेट कर दो इसको, ठीक है। हमने क्या किया, नेम कनकैटिनेट ऑपरेटर और उसके बाद हमने एक स्पेस शो करवा दी, फिर नेम शो करवा दिया, फिर एक स्पेस शो करवाई, फिर एड्रेस शो करवा दिया, ठीक है। ये एड्रेस का जो वर्ड है ये एज इट आएगा और ये एड्रेस ये जो हमने इसमें करवाया है स्टोर, ये वाला एड्रेस हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आप देखें ये जो रेड होता है ना, रेड, ये एज इट प्रिंट होता है जहाँ जहाँ पे भी ये रेड है क्यों, इस सिंगल कोटेशन की वजह से है। और इस एड्रेस के अंदर आपको पता है कि ये वाली वैल्यू सारी पड़ी हुई है और इस नेम के अंदर आपको पता है कि ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है। चलें जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए नेम मलिका अब्बासी, एड्रेस सैदपुर रोड रावलपिंडी हमारे पास शो हो गया है, ठीक है। आपने इस क्यूरी को मॉडिफाई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपका नाम क्या है और आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास है डिस्प्ले टेबल ऑफ 10 इन गिवन फॉर्मेट यूजिंग लूप। इसमें हमने क्या करना है कि लूप यूज़ करना है और हमने 10 का टेबल जो है वो इस तरह से हमने शो करवाना है कि एक लाइन में 10 into 1 इक्वल टू 10 आए और दूसरे में 10 into 2 इक्वल टू 20 अप टू सो ऑन। ये 10 तक क्या है कि हमने ये जो हमारा टेबल है इसको शो करवाना है। तो देखें वैसे क्वेश्चन में नहीं था कि आपने स्टोर प्रोसीजर बनाना है, चलो हमने स्टोर प्रोसीजर बना लिया, क्रिएट प्रोसीजर टेबल्स, ठीक है। एस का क्या मतलब है कि ये टेबल, ये जो हमारा प्रोसीजर है काम क्या करेगा, तो जी हमारा प्रोसीजर ये वाला काम करेगा। एस का कीवर्ड ये बता रहा है। हाँ जी, डिक्लेयर काउंट। अब ये काउंट क्या कर रहा है कि इंटीजर टाइप का है और काउंट में हमने क्या कर दिया है कि हमने 10 तक की वैल्यूज़ जो है ना उसको हमने बारी बारी स्टोर करवाना है। तो स्टार्ट में हमने इसको कर दिया 0 के इक्वल, ठीक है। वाइल का लूप लगाया है। वाइल का लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक के काउंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 होगी। फिर उसके बाद जी वाइल का लूप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वाइल का लूप एंड हो रहा है। अब वाइल का लूप कर क्या रहा है, सबसे पहले ये करवाएगा जी प्रिंट और ये वाली चीज़ ये प्रिंट करवा देगा 10 स्टेरिक, फिर कनकैटिनेट करेगा इसको एक स्पेस के साथ और ये कन्वर्ट का फंक्शन है। कन्वर्ट का फंक्शन मैंने पहले भी आपको पिछली लैब्स में बताया है कि जब हमारे पास डाटा टाइप 2 तरह की होती हैं और हम एक ही प्रिंट कमांड में या एक ही क्यूरी में उनको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो उन दोनों की क्योंकि डाटा टाइप चेंज होती है तो एरर आता है। तो हम क्या करते हैं कि सेम डाटा टाइप में करते हैं और ये मोस्टली हम कन्वर्ट करते हैं जो इंटीजर टाइप होती है उसको स्ट्रिंग में, क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्ले हो रहा होता है वो स्ट्रिंग में हो रहा होता है। अब ये भी स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है।
हमने क्या किया कि काउंट को चेंज कर दिया करेक्टर डेटा टाइप में, ठीक है। कन्वर्ट के फंक्शन ने क्या किया, काउंट को चेंज कर दिया करेक्टर टाइप में। और फिर उसके बाद देखें सबसे पहले काउंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे काउंट प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वल टू का साइन प्रिंट करेगा और फिर कन्वर्ट कर रहा है काउंट स्टेरिक 10 को, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि काउंट को हम 1 का इंक्रीमेंट लगाते जा रहे हैं। ये लूप है, ये लूप आपको बड़े अच्छे तरीके से आता होगा, बाकी लैंग्वेजेस में आपने पढ़ा होगा। तो जी हम क्या करते हैं, अब इसका जो हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया है इसको हमने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम इसको कॉल करते हैं तो ये हमारे पास जी कॉल हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, आपने इसको 1 से स्टार्ट करना है, तो फिर आप क्या करें कि यहाँ पे 0 की जगह पे हम इसको कर देते हैं जी 1, ठीक है। और पहले हम इसको करेंगे ड्रॉप, क्योंकि हमारे पास जो पहले से स्टोर प्रोसीजर बन गया है वहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेंगी जब तक कि हमने इसको दोबारा से अपडेट ना किया। तो ड्रॉप करते हैं जी, ड्रॉप प्रोसीजर टेबल्स, और इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो ये जो हमारा प्रोसीजर बना था ये ड्रॉप हो गया। अब दोबारा से मैं इस सारे प्रोसीजर को जो अभी मैंने बनाया है टेबल बनाने के लिए, इसको दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करूँगी। तो आप इसको हम कॉल करते हैं तो देखिए अब हमारा 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमारे 0 से टेबल स्टार्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ कोड विच डिक्लेयर्स अ वेरिएबल एंड स्टोर एज ऑफ यंगेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। यहाँ तक क्या है कि हमने एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर हमने स्टोर क्या करना है, एम्प्लॉय के टेबल में से जो यंगेस्ट एम्प्लॉय है उसकी एज को, ठीक है। ये है जी एज को हमने करना है। और फिर हमने डिस्प्ले क्या करना है, एंड डिस्प्ले नेम ऑफ यंगेस्ट एम्प्लॉय 5 टाइम्स इन हिज एज। जितनी इसकी एज है ना उसके 5 टाइम उसका हमने नेम शो करवा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिक्लेयर हुआ एक वेरिएबल एज इंटीजर टाइप, और उसके अंदर हमने इस एज के अंदर हमने जो वैल्यू सेट की है वो सामने किया है सेलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के टेबल में से हमने इसके अंदर एज सेट कर दिया जो कि यंगेस्ट एम्प्लॉय है उसकी, ठीक है। मिनिमम का फंक्शन क्या करेगा कि मिनिमम एज को लेके आएगा। फिर डिक्लेयर किया हमने काउंट इंटीजर, ये क्यों किया ताकि हम इसके थ्रू लूप चला सकें। ये 0 से स्टार्ट होगा और फिर ये जाएगा 5 टाइम एज तक, ठीक है। एज के अंदर हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है, मिनिमम एज को, और इस एज के वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ, ठीक है। और इसके बाद वाइल का लूप चला और ये स्टार्ट हो गया सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई एज इज इक्वल टू एज। इस चीज़ का क्या मतलब है, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो ई एज के कॉलम में वैल्यू है जब वो इस ई एज के मुताबिक हो, इस एज में अब क्या पड़ा हुआ है ये हमने खुद ही डाला है, मिनिमम एज डाली है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले में क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय के टेबल में से मिनिमम एज का कॉलम होगा और फिर सेट काउंट इज इक्वल टू 1 + 1। तो ये लूप के लिए है कि हर दफ़ा लूप में 1 इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मिनिमम एज अगर कम से कम अगर 20 भी हो तो 20 × 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 इसमें नेम 100 टाइम नेम क्या है कि शो होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इधर बार में कि ये कितने ज़्यादा रिज़ल्ट आए हुए हैं, ठीक है। वैसे हम देख लेते हैं कि मिनिमम एज है क्या। तो मिनिमम एज है 30 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा ये 150 टाइम जो मिनिमम एज है जिस एम्प्लॉय की वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास क्वेश्चन है एज्यूम दैट इन एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय आईडी आर असाइंड फॉर 1 to ऑनवर्ड। इसमें हमने करना क्या, हम देख रहे हैं कि अगर हमारा एम्प्लॉय का टेबल है और उसमें जो एम्प्लॉय आईडी है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी 1 है और सेकंड एम्प्लॉय आईडी 2 है और इसी तरह से है। राइट अ कोड दैट डिस्प्ले नेम ऑफ एल्डेस्ट एम्प्लॉय विदाउट यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन ऑफ मैक्सिमम, यू कैन यूज़ काउंट फंक्शन वंस। तो इसमें हमने करना क्या है कि हमारा जो एल्डेस्ट है एम्प्लॉय हमने उसको शो करवाना है, लेकिन हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं करना। एग्रीगेट फंक्शन में हम मिनिमम और मैक्सिमम यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो अब हम नहीं कर सकते। तो देखें, इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, हम ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर लेंगे और टॉप वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जी हमने प्रोसीजर बनाया एल्डेस्ट एज का। सेलेक्ट टॉप 1। टॉप 1 का क्या मतलब है कि जो टेबल है उसका सबसे पहले वाला सिर्फ रिज़ल्ट सिलेक्ट हो जाएगा और उसमें से जस्ट लेना है ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग। अभी ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग का क्या मतलब है कि जो रिज़ल्ट आ रहे होंगे वो ऑन द बिहाफ ऑफ एज आ रहे होंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो एज है, जो सबसे बड़ी एज वाले हैं वो सबसे टॉप पे आ जाएंगे। और वो किसकी वजह से आ जाएंगे, वो डिसेंडिंग की वजह, क्योंकि ऑर्डर बाय का जो फंक्शन होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर आपने ये डिसेंडिंग वाला ना डाला तो फिर यंगेस्ट आएगा रिज़ल्ट। टॉप 1 पे अब आ जाएगा आपका ओल्डेस्ट एम्प्लॉय। तो जी इसको हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हम इसको कॉल करते हैं। तो ये कासिम नाम का जो है एम्प्लॉय ये सबसे एल्डेस्ट है। और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे यंगेस्ट करो तो फिर आपने इस वाले कीवर्ड को हटा देना है। पहले मैं इस प्रोसीजर को ड्रॉप करूँगी ताकि प्रोसीजर को मैं अपडेट कर लूँ। ये अब हमने प्रोसीजर को अपडेट कर लिया और दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब सबसे यंगेस्ट जो है वो रामिज़ है। और पहले भी हमने देखा था कि यंगेस्ट रामिज़ ही था जब हमने यहाँ पे मिनिमम एज में लिया था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको सिंटैक्स समझ आ गया होगा। स्टोर प्रोसीजर के ऊपर हमारी फर्दर लैब्स भी हैं, उसमें भी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए जस्ट इतना ही काफ़ी है कि आपको स्टोर प्रोसीजर बनाना आना चाहिए कि किस तरह से उसको क्रिएट करते हैं, किस तरह से एक एस का कीवर्ड है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एस का कीवर्ड ना लगाया तो फिर आपको प्रोसीजर क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, नेम के बाद आपने एज लिखना है और उसके बाद फिर उसकी बॉडी होती है। अब इसके अंदर हमने लूप भी यूज़ किए हैं, किस तरह से हम स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं या किस तरह से हम ड्रॉप करते हैं। तो ये चीज़ें उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई हों कि इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।